नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान के मसले पे सवाल ये है कि सिंधु नदी के पानी के रोकने की बात की जा रही है, लेकिन एक्चुअली इसकी पीछे की कहानी क्या है? दरअसल ये कह देना इतना आसान नहीं है कि हम पानी रोक देंगे, क्योंकि एक दिन में ना पानी रुक सकता है और ना ही पाकिस्तान पर इसका इतना बड़ा असर हो सकता है कि वो अपनी नापाक आतंकी हरकतों से बाज आ जाए। तो आज हमारे साथ है अंशुल जी। अंशुल जी से जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये सिंधु जल संधि क्या है, इसका स्वरूप क्या था, और अगर भारत पानी रोकना भी चाहे तो उसके तरीके क्या हो सकते हैं और कितना पानी हम रोक सकते हैं। यानी कि इस पूरे जो जल समझौते की पूरी पेचीदगियाँ हैं, पूरी इनसाइड स्टोरी है, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने की बात की गई, तो उसके बाद मुद्दा ये है कि ये पूरी हिस्ट्री क्या है, पूरा इतिहास क्या है इसका। जी और ये समझाइए अपने दर्शकों को कि अगर हम इतिहास से होते हुए ये बताइए कि अगर हम रोकेंगे पानी तो कैसे रोक पाएंगे। जी धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आप ये पहला शब्द ही है सिंधु नदी जल समझौता। समझौता शब्द तभी आता है जब कोई विवाद हो। जी और ये एक्चुअल ये 6 नदियों का एक सिस्टम है पूरा, जो तिब्बत से निकला हुआ और भारत से होकर के पाकिस्तान की तरफ बहता है। सभी लोग जानते हैं इसको। इसमें 6 नदियां हैं: सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब और सिंधु। तो ये पानी को लेकर के ये समस्या आज की नहीं, ये आज़ादी के पहले भी समस्या थी पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में। तो इनका सिंचाई का यानी बड़ा साधन था। 1947 से पहले, जी हाँ, जी हाँ। ये जब एक समस्या पंजाब जो है यूनाइटेड पंजाब बिल्कुल होता था, बिल्कुल बिल्कुल। और सिंधु भी का उस समय उसका कुछ हिस्सा शायद भारत में भी था। हाँ, तो ये समस्या तब भी थी, लेकिन हुआ ये कि जब जब आज़ादी आई और ये बंटवारा हुआ, उसके बाद फिर ये काफ़ी बड़े पैमाने पे समस्या हुई। तो एक दो नहरें लगा के एक स्टैंड स्टिल समझौता किया गया कि जैसे चल रहा था वैसे चलता रहने दिया जाए, और 2 नहरों से पानी भेजा जाने लगा। 1 साल बाद वो भी ख़त्म हो गया, 48 में उसकी भी मियाद ख़त्म हो गई, और इसके बाद फिर ये विवादित चीज़ हो गई पानी को लेकर के, और ये खींचातानी चलती रही। जी इस खींचातानी का अंत हुआ तब जाके जब वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में 1960 में अयूब खान साहब थे और वहाँ अपने के नेहरू जी, हाँ जी, दोनों के बीच में एक संधि हुई जिसको सिंधु जल समझौता कहा गया। अब इस समझौते से एक्चुअल बाद में कालांतर में देखा गया कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा भारत को नहीं हुआ, लेकिन चूंकि उस समय की एक तात्कालिक स्थिति थी, ज़रूरत थी, और इसमें यह कहा गया कि साहब 3 नदियाँ झेलम, चिनाब और सिंधु, इनका पानी पूरा का पूरा पाकिस्तान इस्तेमाल करे, जिनको करीब पश्चिमी करीब नदियाँ 90% या 80% के आसपास आप कह 80% के सकते हैं। जी आसपास। हाँ। और सतलुज, रावी और ब्यास, ये पूर्वी नदियाँ भारत के हिस्से में कही गई कि अब इनका पानी आप लेकिन इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा पानी भारत को ले लेना था। इसमें भी जो उन्होंने बांध बनाए, थोड़ा पानी लगभग 90% या 95%, 94% के आसपास कह सकते हैं कि इन तीनों का भी पानी इस्तेमाल कर पाता है भारत। करीब 6% पानी उसका भी जाता ही जाता है। और बाकी जो 3 नदियां थी उन पर तो हमारा ये था कि हम ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चलाएंगे जिसमें हम पानी को स्टोर कर सकें या उनका बहाव मोड़ सकें। तो ये फिर उस पर बाकायदा एक, जिसको ट्रांस बॉर्डर संधि कहते हैं, वियना में जो वियना अकॉर्ड था उसमें लॉ ऑफ ट्रीटीज़ में ये था भी कि ये संधि कोई एक व्यक्ति इसको एक तरफा इसको पीछे भी नहीं हट सकता इससे। लेकिन फिर अब ये देखा यह गया कि जैसे जैसे आगे समय बीतता गया, परेशानी तो थी, लेकिन चलो फिर भी एक लगता था कि शांति इस नाम पे स्थापित है, तो भारत ने इसको लेकर के कभी तूल नहीं दिया। हालांकि ये भी देखिए आप कि तमाम सारी जंगें उसके बाद हुई, लेकिन इसके बावजूद कभी भी इन पानी को रोकने का प्रयास भारत ने अपनी तरफ से नहीं किया। ये भारत का बड़ा दिल जैसा उसका है। लेकिन अब ये जो निर्णय लिया गया है कि साहब हम सिंधु जल समझौते से पीछे हट रहे हैं या हम इसको स्थगित करते हैं, तो ऐसा रातों रात करना तो संभव नहीं है, सभी जानते हैं, भारत भी इसको अच्छी तरह जानता है कि ऐसा रातों रात संभव नहीं। लेकिन इसके मायने क्या हैं? तो देखिए, एक तात्कालिक तो ये हो गई बात कि साहब आप तुरंत पानी पूरा आप नहीं रोक सकते, ठीक है, लेकिन आपने ऐसा किया कि जैसे आपने होल्ड किया पानी थोड़ी देर के लिए। जैसे इन्होंने जो बांध बनाए हैं, तो इनकी अपनी जो पूर्वी नदियों पर जो बांध बनी, से सतलुज पे भाखड़ा बना है, ये सब तो चलिए ठीक है, इन्हें आप पूरा आप लेकिन स्टोरेज लोअर भी, टेरेन में है ना, जी जी हाँ, भाखड़ा है तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इनसे कोई मतलब भी नहीं उसको। ये तो अपना इन्होंने रोक के रखा, पानी आप सिंचाई के लिए पूरा इस्तेमाल करें जैसा करें। लेकिन जो नदियाँ उनकी तरफ हैं, यानी पश्चिमी हिस्से की जो नदियाँ हैं, यानी
ये आपकी झेलम, चेनाब और सिंधु। अब इन पे देखिए, जैसे झेलम की जो सहायक नदी है नीलम, इस पे किशनगंगा प्रोजेक्ट है, और एक आपका दूसरी आपकी एक बगलिहार प्रोजेक्ट है चिनाब नदी पे। लेकिन ये दोनों भी जो प्रोजेक्ट हैं ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हैं, इनमें आप होल्ड नहीं कर सकते पानी। ये केवल बिजली बनाने के जी लिए हाँ। बेसिकली और विद द फ्लो ऑफ द रिवर, क्योंकि एक ऊंचाई से गिरने वाली आने वाली नदियां हैं जिनका एक फ्लो इतना स्ट्रांग होता है, यू कैन मेक इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आप इसको कहीं स्टोर नहीं कर सकते। और उसी तरह का प्रोजेक्ट, हालांकि इसको लेकर के भी पाकिस्तान की आपत्तियां रही हैं, लेकिन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के नाम पे ये चलता रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ स्टोर कर लें, ऐसा भी नहीं है। तो स्टोरेज जब हम कर नहीं सकते तो हम एकदम पानी कैसे रोक सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे थोड़ा पानी हमने रोका, एक जैसे एक जब ट्रीटी आपकी कोई ख़त्म होती है तो आपका एक जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं आप पानी के बारे में, डेटा आप शेयर डेटा शेयरिंग जो होती है वो डेटा शेयरिंग भी बंद हो जाती है। तो ऐसे जब हम कभी पानी छोड़ते हैं तो वो डेटा भेजते हैं, पानी बंद करते हैं तो डेटा भेजते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपने जो तटवर्ती इलाके के लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी उसके हिसाब से तय करते हैं। लेकिन जब ये ट्रीटी ख़त्म होती, जब हम समझौता रद्द करते हैं, तो हमने कोई डेटा शेयर नहीं किया। अभी 26 अप्रैल को थोड़ा पानी छोड़ा गया झेलम का, तो जो अगल बगल के इलाके थे उनको काफ़ी परेशानी हुई। अब ये जो अनएक्सपेक्टेड पानी का आ जाना या पानी का रुक जाना, ये एक तरह से ये भी बड़ी दिक्कत तलब चीज़ है। लेकिन ये भी फौरी तौर पे ऐसा हमेशा आप लगातार करते रहें, हर दिन करते रहें, ये भी कोई बात नहीं। लेकिन देखिए लेकिन इसमें एक चीज़ तो हो सकती है ना, कि जैसे अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में जब फसलों की बुआई का टाइम आएगा तो उस समय भारत जो है पानी को थोड़ा, जो अगर 10% भी होल्ड करता है तो उसका इम्पैक्ट तो बड़ा होगा। नहीं, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की लगभग 90% खेती भारत से जाने वाली नदियों पर ही निर्भर करती है। एक मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में योगदान है, पाकिस्तान की जो जीडीपी में योगदान है वो 25% है। जी जी बिल्कुल। इंडिया में अभी जो लेटेस्ट डेटा है वो करीब 13-14% का है। जी जी। तो ये मान के चलें कि उनकी इकोनॉमी का 25% तो एग्रीकल्चर है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसी का ये अपर हैंड जाहिर सी बात है, इसीलिए ऐसे एक भौगोलिक स्थिति जो पाकिस्तान की है, वो भौगोलिक परिस्थितियां भी उसको और मजबूर बनाती हैं। क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के बाद तो नदियों का पानी जो जैसा है, ये भारत पे निर्भरता इनकी बहुत ज़्यादा है। भारत ऐसा कर सकता है, लेकिन ये रातों रात होना संभव नहीं है। तो इसके लिए हम यूँ मान सकते हैं कि ऐसा जब एक सरकार कोई बात बोलती है तो उसके पीछे कोई कारण न हो या वो सुविचारित न हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दरअसल ये एक ऐसा हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म की बात तो अलग है, ये 3 चरणों में इसका मतलब हाँ इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। एक आप शॉर्ट टर्म कह सकते हैं, मिड टर्म कह सकते हैं और लॉन्ग टर्म कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तो ये है डेटा शेयरिंग बंद हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में ये है कि हमें पानी कब छोड़ना है कब नहीं छोड़ना ये हम डिसाइड करेंगे। जी जी बिल्कुल, इंडिया डिसाइड करेगा। जी बिल्कुल। तो शॉर्ट टर्म तो इमीडिएट ये हो सकता है। नहीं, इसमें एक और बात है। देखिए, जो ये सिंधु जल समझौता था, इससे भारत कभी भी ये फेवरिंग भारत के नहीं रहा, और इससे संतुष्टि भी भारत को कभी नहीं थी। भारत इसमें बदलाव चाहता था, लेकिन जो तात्कालिक उस समय की जो वैश्विक परिस्थितियां थीं, उसमें बदलाव संभव नहीं हुआ। और ये जो चलता आया तब से अब तक का कार्यकाल, इसमें भी इसको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि खींचातानी का विषय था और तमाम चीज़ों के मद्देनज़र रहते हुए इस पे अभी तक कभी ध्यान दिया नहीं गया। तो भारत ने अभी पिछले 2 साल, शायद 2024 में ही, नई सिंधु जल नीति के लिए एक मसौदा, एक प्रस्ताव भी भेजा था भारत ने पाकिस्तान को, लेकिन उस पर भी बात नहीं बनी। तो अब ये जो मौका आया है, ये इस पर भारत चाहेगा शॉर्ट टर्म में कि ये सिंधु जल नीति जो है, जो समझौता है, इसका एक नया फॉर्मेट कम से कम तय हो जाए, जिसमें ऐसी कोई ये चीज़ ना हो कि ये किसी को फेवरिंग करे, किसी को नॉन फेवरिंग करे। भारत की जो ज़रूरतें हैं उनका भी पूरा होना ज़रूरी है। एट एबेंस में तो अब क्या भारत को, मुझे लगता है कि वो जो लायबिलिटी थी कि भाई हम पाकिस्तान के साथ डिस्कस करेंगे, अब भाई आओ इसको समझौते को दोबारा देख लेते हैं, वो तो शायद एट एबेंस में तो शायद ना भी हो। नहीं, और जो हालात है, नहीं, हालात तो ठीक है, लेकिन जैसे बरसात आएगी, पहाड़ की नदियां हैं, आप सारा का सारा पानी यूं ही कंज्यूम कर लेंगे एकाएक, ऐसा नहीं हो सकता है। मुश्किल है। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो, आपको कोई ना कोई संधि, तो कोई समझौता तो आपको देना ही पड़े, तो आप उनको अपनी शर्तों पर आप दे पाएँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन अब तो जो हालात हैं, मुझे लगता है कि ये आपकी बात सही है, नीतिगत बात सही है कि एट एबेंस के बावजूद हम उन्हें ये ऑफ़र दें कि भाई आप दोबारा बात कर लो संधि पे, हाँ, जो भारत के फेवर में हो। जी बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान तो मानेगा नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन अब होता क्या है ना कि क्योंकि आवश्यकता उसकी इतनी ज़्यादा है, जैसे आपने बताया कि वहाँ की एक 90% खेती उस पर
मतलब जो वहाँ के इलाके डिपेंडेंट है, तो मजबूर कौन है? देखिए ऐसी चीज़ों में सबसे बाद रिसीविंग एंड पे कौन है? तो हमारे पास हम उसका जो रवैया है बड़ा, एक आप देखिए पिछले साल भी बात हुई जी कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन आया था पिछले साल 2024 में सिंधु जल समझौते पे बात करने के लिए, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब आप ये देखिए कि उसकी कोर आइडियोलॉजी ये है कि हमें लड़ना है इंडिया के साथ अगले 100 साल तक। 3 उड़ी हुआ, पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, उसके बाद ये माना जा रहा था कि शायद थोड़ा सेंस प्रिवेल करेगी, भारत के साथ थोड़े से रिश्ते ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि पानी का मसला होने के बावजूद पाकिस्तान को ये सेंस आएगी कि भाई चलो मैं रिसीविंग एंड पे हूँ, कर लेता हूँ समझौता, चाहे थोड़ा सा अनफेवरेबल हो, लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा। तो मुझे इस पे डाउट है। हाँ, नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जिस तरह का रवैया और जिस तरह का चरित्र उस देश का आपको दिखता है, उसमें ये सही बात है। लेकिन देखिए, भारत का विरोध पाकिस्तान की मजबूरी है। वहाँ की जो सियासत है वो चलती ही इसी के इर्द गिर्द है। वहाँ की सियासत में और मुद्दे, आप क्या विकास मुद्दा रखेंगे, क्या मुद्दा रखेंगे, चांद पे पहुँचना मुद्दा रखेंगे, ऐसे कोई मुद्दे उनके पास नहीं। क्या मुद्दे रख सकते हैं? उनका भारत विरोध ही उनकी घुट्टी में, और शुरुआत से 47-48 में उनके अलग होने के बाद से अब तक सबसे कोर इशू उनके पास यही रहता है जिस पर मासेस को मोबिलाइज किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ वोट। तो ये तो उनके साथ ये जुड़ी हुई चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि इससे वो कभी बाज आएंगे। लेकिन जहाँ तक ये पानी का सवाल है, पानी तो चाहिए ही चाहिए। इसमें आप उस पे थे कि शॉर्ट टर्म में ये जी हाँ, तो एक तो ये शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है। एक दूसरा ये हो सकता है मिड टर्म में। एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम अभी पानी, जो हमारे हिस्से की नदियां हैं, यानी जो सतलुज, रावी और ब्यास, जिनका हम सिर्फ अधिकतम 94% के आसपास, 90% से 94% तक इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उसका भी 6% पानी चला जा रहा है। जो उसको हम पूरा का पूरा कंज्यूम कर लें, इसका भी इंतज़ाम हम कर रहे हैं। और हमारी करीब कई परियोजनाएं वहाँ पे, यूँ आप देखने से सतलुज ब्यास नहर लिंक परियोजना है, और एक उझ डैम है, ये जो बना रहे हैं हम, ये लगभग पूरे होने के कगार पे हैं। इनके बनते ही हम इन 3 नदियों के पानी का पूरा इस्तेमाल भारत के लिए करने का, यानी कि जो ये 3 नदियां हैं, इनका करीब 100% पानी जी हाँ, इंडिया में रह जाएगा, वो उधर नहीं जाएगा। तो ये तो हो गया एक मिड टर्म सोल्यूशन। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की बात तो यही है कि हम पूरी तरह से ऐसे अपने बांध, और जैसे हमारा जो किशनगंगा प्रोजेक्ट है उसको हम थोड़ा परिवर्धित करें। अभी वो सिर्फ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, बुलबुल में भी है। हाँ, तो वो है, बगलिहार है। तो इन चीज़ों को, जो हमारे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, इनको हम कुछ ऐसा कन्वर्ट करें, बड़े जलाशय। क्योंकि देखिए ऐसा है कि भारत में ज़रूरत तो है पानी की। राजस्थान का पश्चिमी इलाका पूरा पानी के लिए, वहाँ से उनका लिंक्स हो सकते हैं। इवन वो तो मैं ये कहूँगा, हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो वो लिंक नदी थी, वो भी अभी आगे तक का उसका प्रोविज़न था। जी हाँ, जी हाँ, वो अभी वहाँ पे छोड़ दी गई है। तो मुझे लगता है कि वो लिंक योजना भी अगर पूरी तरह से लागू की जाए, तो उसमें भी और कई लाख एकड़ बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें इसके लिए जो हमारी परियोजनाएं होंगी वो हमारी लॉन्ग टर्म की हैं। उनमें हमें हो सकता है 1 दशक भी लग जाए, क्योंकि बांध जैसी एक बड़े कंस्ट्रक्शंस इतनी जल्दी हो नहीं सकते कि साल 2 साल में पूरे हो जाए प्रोजेक्ट। तो एक लॉन्ग टर्म में ये परियोजना हमारी हो सकती है। लेकिन फिलहाल तात्कालिक तौर पर तो हमारे पास यही है कि हम एक नई सिंधु नीति, और तब तक हम इनको डेटा शेयरिंग ना होने के नाते जो हम इनको शॉक्स दे सकते हैं, मोमेंट्री शॉक्स, ये तो हमारे रहेंगे। ये भी ऐसा नहीं, देखिए कहने में बात बड़ी छोटी लगती है, लेकिन है बहुत बड़ी चीज़। एक पूरी बस्ती, एक पूरा इलाका, आपको ये पता ना हो कि कब बाढ़ आ जाएगी और कब सूखा पड़ जाएगा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, ये भी स्थिति काफ़ी टाइट होती है। इसको ये कहेंगे कि एक तरह की अनसर्टेनिटी। जी बिल्कुल। मतलब जो भी वहाँ पे जो उनके भी प्रोजेक्ट है ना आगे सिंध में, बिल्कुल। सिंधु नदी जो पाकिस्तान में जब जाती है, तो वहाँ भी उनके भी प्रोजेक्ट है। तो उनको ये डेटा जब नहीं मिलेगा कि कितना पानी आ रहा है, तो उनके लिए भी तैयार होना। बिल्कुल। तो बेसिकली ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल तैयार किया है, मुझे लगता है कि ये बड़ी स्ट्राइक है। बिल्कुल, जिस हम काइनेटिक स्ट्राइक की बात कर रहे हैं कि काइनेटिक स्ट्राइक होगी तो वो ज़्यादा पावरफुल होगी, मुझे ये लगता है कि इस बार ये जो अगर हम सिंधु नदी समझौते को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर दें, यानी कि आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर दें, तो वो सबसे बड़ी स्ट्राइक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा था कि पूरी दुनिया में जो अगली जंग होगी वो पानी पे होगी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, आपका बिल्कुल कहना सही है, और ये बहुत ही सुविचारित और बहुत ही समीचीन लिया गया फैसला है। और इसके निश्चित तौर पर दूरगामी प्रभाव तो हैं ही, लेकिन इसके तात्कालिक प्रभाव भी हमें देखने को मिलेंगे निश्चित तौर पर। अच्छा, एक मैं ये जानना चाहूँगा
कि अगर ये सारा पानी राजस्थान में आ जाए, मतलब किसी तरह, मतलब इस पानी पे डैम बना के, जी। तो मुझे लगता है कि जो राजस्थान में एक पानी का संकट गाहे बगाहे आ जाता है, तो क्या वो ख़त्म हो सकता है? नहीं, सारा पानी तो नहीं, हाँ आवश्यकता के अनुसार, हाँ थोड़ा सा प्रोजेक्ट से लंबे होते हैं और लॉन्ग टर्म में निश्चित ये संभव है। अभी देखिए वहाँ पे कुछ इस तरह से लोगों में एक मोबिलिटी शुरू भी हो गई है राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के लोगों का, जब से उनको ये जब से ये सरकार ने फैसला लिया है पानी रोके जाने का, तो एक तरह से हालांकि मांग उनकी पहले से थी, लेकिन अब उनकी मांग भी ये वहाँ पे बढ़ती जा रही, बढ़ी है। कल परसों वहाँ पे कुछ काफ़ी सारे लोगों ने, एक प्रतिनिधिमंडल उनका इसके लिए आगे भी बढ़ा है और वो चाह रहे हैं कि इस किसी प्रोजेक्ट के थ्रू ये हमारे पास पानी आए, तो पश्चिमी राजस्थान तो बिल्कुल हरा भरा और एकदम वहाँ तो की कुल मिला के जो पंजाब और हरियाणा का मसला है वो भी हल हो सकता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और पश्चिमी राजस्थान का मसला वो भी हल हो जी सकता है। बिल्कुल। तो लेकिन सवाल ये है कि इस पानी की जो मोबिलाइजेशन है उसके लिए हमें डैम बनाने होंगे, जी हाँ। जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी बिल्कुल बहुत बड़ी ज़्यादा हो, जी हाँ। और उसमें लेकिन समय लगेगा। समय लगेगा तो निश्चित उसमें मुझे मान के चलिए कि 5 से 10 साल तो बिल्कुल निश्चित, मिनिमम न्यूनतम है 10 हाँ, साल। तो न्यूनतम किसी 10 भी, साल। क्योंकि अगर जी आप हाँ, बड़ा बिल्कुल। बांध, भाखड़ा नागल जैसा अगर हाँ, आप बिल्कुल। बांध बनाना हाँ। सोच रहे हैं, और जिन नदियों की हम बात कर रहे हैं, झेलम जैसी नदी या सिंधु जैसी नदी, उनके लिए तो निश्चित तौर पे हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट, अच्छा आजकल ये पर्यावरण भी एक बड़ा इशू होता है, तो हमें सही जगह पर और सही मानकों के साथ जो निर्माण करना होता है वो और समय साध्य होता है। हाँ, क्योंकि सिंधु में ऐसा नहीं है पानी आता है। सिंधु में जी आज से 2 साल पहले जब पानी ज़्यादा आया था तो सिंध प्रांत में पाकिस्तान के बाढ़ जी जी बाढ़ बिल्कुल आ गई थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये धन्यवाद अंशुल जी। अंशुल जी ने बताया कि कैसे ये पूरा डाइवर्जन हो सकता है, और ये जो हमारे टारगेट्स हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, इनके जरिए ये अचीवमेंट इंडिया हासिल कर सकता है। साथ ही अंशुल जी ने बताया कि अगर सिंधु नदी का जो समझौता है उसको अच्छे तरीके से भारत के हक में इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये जो पूरी डायनामिक्स है पूरी साउथ एशिया की, ये भी चेंज हो सकती है। और पाकिस्तान जो एक एग्रेसिव स्टेट है जो टेररिज्म फैलाता है पूरी दुनिया में भी और ख़ासतौर पे इंडिया में, उसको भी एक अच्छा खासा सबक मिल सकता है। तो हमारे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।